This is chapter 8, Wave Motion and Sound of class 11 Physics Synth Board. Solved numericals of book. So we'll be solving and I'll be explaining the numericals that are already solved in the book. And this lecture is prepared by Alpine Academy. Now, first is equation 8. Example 8.1. What it says, a block with a mass of 0.1 kg is attached to a spring and placed on a horizontal frictionless table. एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 0.1 kg और वो स्प्रिंग से अटैच है एक स्प्रिंग से अटैच है और वो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है. द स्प्रिंग स्ट्रेच 20 सेंटीमीटर. अच्छा, अब जो जिस स्प्रिंग से वो अटैच हुआ है उसको हमने 20 सेंटीमीटर खींचा. कितनी फोर्स से? 5 न्यूटन जब उस पर अप्लाई की. तो हमें सबसे पहले पार्ट 1 में क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट. Second, we have to find the characteristic frequency and the period of oscillation when the mass is set in motion. ठीक है, मतलब characteristic frequency निकालनी है simple as which is f and period निकालना है time period of oscillation capital T when the mass is set in motion. अब applied force and the displacement are related by, ये हमें पता है Hooke's law आपका F equals to kx therefore. ठीक है, F equals to kx का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है. कैपिटल K equals to f upon x. x जो है आपका वो इसके नीचे चला जाएगा तो हमें k इस तरह हमारे इस फॉर्मूले से स्प्रिंग कांस्टेंट लिया तो हमने कैपिटल F की जगह 5 न्यूटन डाल दिया और x की जगह 0.2 मीटर डाल दिया तो हमारे पास आंसर आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट 25 न्यूटन पर मीटर, यानी पर मीटर के लिए 25 न्यूटन की फोर्स लगी. पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? स्मॉल f इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट k ओवर m. ठीक है, 1/2 पाई तो एज इट इज है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, कैलकुलेटर से भी आप रख सकते हैं डायरेक्ट. रूट k ओवर m, k अभी हमने जस्ट ऊपर निकाला है विच इज 25 न्यूटन पर मीटर और m आपका 0.1 kg है गिवन जो ब्लॉक का मास है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो आपने जब फ्रीक्वेंसी निकाली तो उसकी 2.52 हर्ट्ज आ गई और हर्ट्ज इसका यूनिट है तो हर्ट्ज लिखेंगे. अच्छा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलता है? जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है, उसको रेसिप्रोकेट कर दो बस, तो आपकी वो टाइम पीरियड होता है. टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ. एफ आपकी आई हुई थी 2.52 हर्ट्ज तो 1/252 बिकम्स 0.397 सेकेंड्स. नाउ एग्जांपल 8.2. So what example 8.2 ask? A body of mass 2 kg attached to a spring is displaced through 0.04 meter from its equilibrium position and then released. एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो स्प्रिंग से अटैच्ड हुआ है. ठीक है, अच्छा उसको डिस्प्लेस किया, मतलब उससे फोर्स लगाई, उसको खींच के हमने 0.04 मीटर डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और फिर उसको वापस से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया. इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर. अच्छा, अब इस सवाल में हमें स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के हमें गिवन है 200 न्यूटन पर मीटर. हमें पहले पार्ट में इन्होंने कहा निकालने को फाइंड द पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. सिंपली आपको पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड आ जाएगा तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है आपका फ्रीक्वेंसी का, तो आप दोनों चीज़ें इस तरह निकाल सकते हैं. पहले तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, फॉर्मूला है 2 पाई रूट m ओवर k. 2 पाई मास की जगह हमने 2 kg डाल दिया, k हमें पता था 200 न्यूटन पर मीटर, हमने दो सब वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 0.628 सेकंड्स टाइम पीरियड आ गया. अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया वही टाइम पीरियड को, 0.1 ओवर 0.628 सेकंड्स. देन वी गेट द फ्रीक्वेंसी 1.59 हर्ट्ज. अच्छा, अब इसमें उन्होंने हमें W निकाला है विच इज 2 पाई f इक्वल्स टू रूट k ओवर m. ठीक है, क्योंकि f आपका है k ओवर m, देन 2 पाई और ऊपर का 2 जो 1/2 पाई होता है वो कैंसिल हो गया तो इसलिए रूट के ओवर एम बचा. आप जब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है 1/2 पाई रूट के ओवर एम, तो 2 पाई से कैंसिल हो गया तो सिर्फ रूट के ओवर एम बचा. ठीक है, ये फॉर्मूले जो पीछे है बस आपको सिंपली वो रखने और सॉल्व करना है. फिर हमने इसमें वैल्यूज डाली 200 न्यूटन पर मीटर 2 और 2 kg नीचे मास की जगह हमारे पास 10 पर सेकंड आ गया आपका क्या दिस W. कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी. सही, अब हमें क्या निकालना है? जो वेलोसिटी मैक्सिमम जो बॉडी अटेन कर रही है, ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी. द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन.
जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। क्यों? क्योंकि मेन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन से आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसलिए हमें पता है कि आपकी मीन इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम भी वही होगी, और वो वहाँ पे एक्स जीरो होता है हमेशा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो वी एक्स का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब पीछे फॉर्मूलाज गिवन है। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं, और फॉर्मूले में जस्ट प्लेसमेंट करनी है वैल्यूज की और आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने एक्स जीरो रखा तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आई, वी एक्स इक्वल टू वी मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स नॉट। हमें ये बात पता है कि जब एक्स जीरो होता है तो वी एक्स किसके बराबर हो जाता है, सिंपली वी मैक्स के बराबर। ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका एक्स जो है वो जीरो हो जाता है। नाउ डब्ल्यू हमारे पास आ गया, क्योंकि हमें इसमें डब्ल्यू चाहिए था इसलिए हमने यहाँ डब्ल्यू निकाला था। डब्ल्यू इज प्लस 10 सेकेंड, और आपका एक्स नॉट क्या है, 0.04 मीटर, क्योंकि जो हमने डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड। थर्ड चीज हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होती है, ए एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स। ये भी पीछे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, कंडीशन है सारी। The maximum acceleration occurs at the end of the path, that is when wx equals to plus minus x naught। यानी कहाँ पे एक्सेलरेशन होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे x हमेशा x नॉट के बराबर होता है। ये प्लस या माइनस, क्योंकि प्लस यानी सीधे हाथ पे गया एक्सट्रीम पे, तो माइनस का मतलब उल्टे हाथ पे एक्सट्रीम पे गया। Therefore a max equals to plus minus w square x नॉट। हमने w का 10 सेकेंड्स का जो हमने निकाला था आंसर, हमने वो पुट किया, इसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या निकल के आई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी गेट द एक्सेलरेशन मैक्सिमम। नाउ एग्जांपल 8.3। Example 8.3 says a body of mass 0.025 kg attached to a spring is displaced through 0.1 meter to the right of equilibrium position। एक बॉडी है जिसका मास क्या है 0.025 kg, उसी तरह ये भी स्प्रिंग से एक अटैच है जिस तरह पिछले दो सवालों में था, बस इसका यहाँ पे मास में थोड़ा डिफरेंस है, और इसको डिस्प्लेसमेंट अब हमने दी है 0.1 मीटर की, और किस तरफ, इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमें दी हुई है 0.4 न्यूटन पर मीटर, एंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसमें वेलोसिटी भी दी हुई है डिस्प्लेसमेंट के एंड पे, जो कि क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। पहले पार्ट में हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना सिंपली यानी जो जितना वो डिस्प्लेस मैक्सिमम कर रहा है। अच्छा, पहले पार्ट में टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे कि टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी एट दैट इंस्टेंट। यानी जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी इंस्टेंट पे मोशन के, मतलब किसी भी मोशन के वक्त में, ठीक है, वो इक्वल होती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी उस वक्त के सम पे। यानी अगर एक टाइम पे हमें निकालनी है का टोटल एनर्जी, तो उस टाइम की उसी टाइम पे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है उन दोनों को सम कर दो तो वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएंगी। तो फॉर्मूला कैपिटल ई इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। के में हमने 0.4 न्यूटन पर मीटर डाल दिया जो हमें ऑलरेडी गिवन था। एक्स में हमारा 0.1 मीटर डिस्प्लेस, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, मास वही, वेलोसिटी में फिर आपने उसकी जो 0.4 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी थी हमने वो डाल दिया, तो हमें टोटल एनर्जी निकल के आ गई 4 इंटू 10⁻³ जूल्स। सेकेंड पार्ट में हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे। द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमें पता है कि हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि अगर दिस इज योर मीन पोजीशन और ये आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, और ये मतलब दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, बट दिस इज नेगेटिव साइड। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव साइड। तो जब अगर बॉडी यहाँ आई हुई है बिल्कुल एग्जैक्ट इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अकर्स एट द एंड ऑफ द मोशन, वही बात, वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, जीरो हो जाती है, अभी बताया मैंने आपको। यानी बॉडी मोमेंट्री रेस्ट पे होती है, और रेस्ट पे होती है तभी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ मैक्सिमम होती है। तो कैपिटल ई का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये, उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हमने जीरो डाल दिया।
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, आप लोग पीछे जाके फिर देख सकते हैं लेक्चर्स में। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, अभी टोटल एनर्जी किसके बराबर है, 4 × 10⁻³ जे, चूंकि ये तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती टोटल एनर्जी, इसलिए हमने इसके बराबर कर दी। अब यहाँ से हम एक्स नॉट निकालेंगे, तो एक्स नॉट आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। एक्स नॉट आपकी वो डिस्प्लेसमेंट होती है जो आपकी बॉडी अटेन करता है, ठीक है, जब आप उसको मूव कराते हैं या खुद से वो मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो एक्स नॉट अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है खुद से, ये वो होती है। तो आपने सीधा सीधा वैल्यूज पुट की, आपने एनर्जी की जगह वही 4 × 10⁻³ 2 से मल्टीप्लाई कराया अपॉन 0.4 k, तो आपके पास एक्स नॉट को जब आपने फिर उसका अंडर रूट लिया तो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई 0.1414 मीटर, यानी इतनी आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। नाउ एग्जाम्पल 8.4. Example 8.4 is very simple, which says a simple pendulum completes one oscillation in 2 seconds. ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा दूं कि पेंडुलम सिंपल एक, ये आपका होल्ड किया हुआ है, ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, एक बॉब होगा लटका हुआ, ठीक है। आप इसको जब डिस्प्लेस कराएंगे अपनी जगह से तो फिर इसकी मैक्सिमम पोजीशन कुछ यहाँ हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो इसकी कम एक ऑसिलेशन यानी एक दफ़ा ये ऑसिलेट करने में ऐसे पूरा 2 सेकंड लेता है, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे निकालनी है इसकी लेंथ, यानी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ। कौन सी लेंथ, दिस लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है, दिस लेंथ एल, सही है। तो ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, अच्छा अब टाइम पीरियड से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आपके पास एल होता है, तो 2 पाई √L/g। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट कैसे बनाया कि T/2 पाई क्या, सही है, पहले T/2 पाई किया, तो यहाँ पे से बचा √L ओवर, एक मिनट, √L/g, ठीक है। अब दोनों स्क्वायर साइड पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो ये बन गया T² अपॉन 4 पाई², ठीक है, इक्वल्स टू आपका L/g, ठीक है। अब जी को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है, ये इन्होंने इस तरह किया, और हमने कैपिटल टी की जगह वही लिख दिया 4 × 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड 4, इन्होंने 4 जो है टाइम पीरियड में, ये फॉर्मूले में, एल के फॉर्मूले में 2 सेकेंड्स, इनको सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, ठीक है, और अच्छा सही है, क्योंकि आपका टाइम पीरियड 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ग्रेविटी की जगह 9.8 आ गया, 4 पाई² एज इट इज नीचे रहा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.992 मीटर, तो वहाँ पर लेंथ बन के क्या आ गई, 0.992 मीटर। नाउ एग्जाम्पल 8.5. Example 8.5 says a string 2 meter long and of mass 0.004 kg is stretched horizontally by passing one end over a pulley and attaching a 1 kg mass to it. एक string है 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लेंथ है उसकी, उसका मास गिवन है 0.44 kg, ठीक है, स्ट्रिंग का, एंड इज स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेच किया हुआ है, मतलब ठीक है लिटा के, और बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली एंड अटैचिंग अ 1 kg मास टू इट। तो ये इस तरह की ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये पुली होगी, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग होके यूं जा रही होगी, यहाँ पे एक मास हैंग हुआ है, ठीक है, जिसका ऑब्वियस बात है नीचे इस पे आपकी ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। अच्छा, हमें यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है, सेकंड हार्मोनिक की और फोर्थ हार्मोनिक की, यानी ν4 और ν2 निकालना है, टू विच द स्ट्रिंग विल रेजोनेट, जिस पे स्ट्रिंग रेजोनेट करेगी। नाउ स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव हम पहले स्पीड निकाल चुके हैं, उसी के उसमें आप जाके देखिएगा तो फॉर्मूले में हम ये ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, v इक्वल्स टू √T/m डिवाइड बाय L, ठीक है, जो कि क्या बन जाता है √mg
अपॉन एम ओवर एल। टेंशन को एम जी क्यों ले लिया, क्योंकि वो वेट है, ठीक है, तो टेंशन क्या होती है आपकी, वेट ही होती है, ऑब्वियसली बात है, इसलिए हमने उसको एम जी ले लिया डायरेक्टली। और एम क्या हमारा, द टोटल मास सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग विच इज 1 kg। जी क्या आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने क्या किया, सिंपली ये जो हमने वी का ऊपर फॉर्मूला बना लिया, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई और कर लिया, रूट एम जी ओवर एम एल एम अपॉन एल कर दिया था। तो हमने सब्सटीट्यूटिंग द वेरियस वैल्यूज, मतलब सारी वैल्यूज में सब्सटीट्यूट कर दी। कैपिटल एम की जगह टोटल मास है जो स्ट्रिंग से सस्पेंड हुआ है वो 1 kg था, तो 1 डाल दिया, इंटू 9.8 ग्रेविटी डाल दी, और अपॉन एम, एम क्या है, स्ट्रिंग का मास है, ठीक है, कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी जो अटैच हुई है, और स्मॉल एम क्या है, स्ट्रिंग का मास है, तो हमने स्ट्रिंग का मास 0.004 अपॉन लेंथ आपकी 2 डाल दी, ठीक है, जो गिवन है। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज यानी वही हार्मोनिक अगर निकालनी है, तो हमें क्या करना है, पता है, वी एन इक्वल्स टू एन वी ओवर 2l, ये फॉर्मूला पहले ड्राइव किया था फॉर एन नंबर ऑफ हार्मोनिक, एन नंबर ऑफ आपकी जितनी भी आपको हार्मोनिक निकालनी है, ठीक है, nth नंबर ऑफ हार्मोनिक, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एन वी ओवर 2l। ठीक है, अब सेकंड हार्मोनिक निकालनी है तो एन की जगह आप 2 डाल देंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में सिंपली। तो जब एन में 2 डाल दिया तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, या इन्होंने जैसा नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट रख दिया, तो कोई मसला नहीं, ऐसे कर ले आप। बाकी वी आपकी आगे ऑलरेडी 70 मीटर पर सेकेंड, सही है, तो आपने सारी वैल्यूज डाली, तो V2 सेकेंड हार्मोनिक की कितनी आई, 35 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखें, फोर्थ हार्मोनिक की N4 डाला आपने, ठीक है, ये वही सीधा सिमिलरली ऊपर वाले की तरह हमने सॉल्व किया और इसमें डाल दिया। अब इसमें एक चाहे बात करें कि V2 जो है हार्मोनिक के, देखें यही असूल है कि जितनी आप दफ़ा करेंगे ये आपको उतनी टाइम्स इंक्रीज होगा। अब V2 35 था तो V4 ऑटोमेटिक उसका डबल 70 हर्ट्ज हो गया, तो ये चीज़ यहाँ नोट करने की। Now, example 8.6. Example 8.6 says a certain string resonates to several frequencies. मतलब ये जो string है उसकी जो resonate जो vibrate कर रही है तो उससे several frequencies पे वो waves produce कर रही है. The lowest of which is 50 hertz. जिसकी lowest जो frequency है वो है 50 hertz. So what are the next 4 higher frequencies to which it resonates? अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब वो नेक्स्ट 4 हायर फ्रीक्वेंसीज बताएं जिसपे वो रेजोनेट करेगी, ठीक है, यानी हमें सिंपली आपका हार्मोनिक्स निकालनी है नेक्स्ट 4, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव वी एन इक्वल्स टू एन वी ओवर 2l, दिस वी, सॉरी एक मिनट में मार्कर ले लूँ, हाँ, दिस इज योर न्यू फ्रीक्वेंसी and equals to n v upon 2l, where n equals to 1 2 3, ठीक है। Therefore all the higher frequencies are integral multiples of the lowest frequency which corresponds to n equals to 1, यानी जो तमाम हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं किसके, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के, जो कि कॉरस्पॉन्ड करती है n इक्वल्स टू 1, मतलब 1 की वो इंटीग्रल मल्टीपल्स है कि अगर पहली की आप 2 है तो दूसरी इसकी 2, सॉरी, दूसरी होगी 2 टाइम्स ऑफ पहले फर्स्ट, तीसरी होगी 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इस तरह। नाउ दिस V1 हमारे पास 50 हर्ट्ज है, तो V2 क्या होगी, ट्वाइस ऑफ V1, 2 इंटू 50 बिकम्स 100 हर्ट्ज। अच्छा, V3 क्या होगी, थ्राइस ऑफ V1 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय V1, दिस इज म्यू 1, सॉरी मैं इसको बार V पढ़ रहा हूँ, म्यू 1, ठीक है, तो 3 इंटू 50 विच बिकम्स 150 हर्ट्ज। फिर ये न्यू 4 मतलब कि आप चौथी आपकी हार्मोनिक क्या है, तो वो होगी पहली वाली की फंडामेंटल की, दिस वन की 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स इंटू 50 बिकम्स 200 हर्ट्ज। फिर न्यू फिफ्थ इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ न्यू 1 विच बिकम्स 5 इंटू 50, क्योंकि पहले 50 है तो ये बन गई 250 हर्ट्ज। इस तरह ये आपने हायर ऑर्डर्स की नेक्स्ट 4 हायर ऑर्डर्स न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4 न्यू 5 की निकाल ली सिंपली न्यू 1 की सपोर्ट या हेल्प से। नाउ एग्जांपल 8.7, द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। एक वेव की स्पीड है जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे चल रही है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रिंग, अब हमने उसको प्लग किया होगा तो ऐसी बात है फिर वो थोड़ी इसमें वेव्स बन गई होंगी, ठीक है, जो ऐसे ऐसे फॉरवर्ड हो रही होंगी आगे, ठीक है। तो इफ द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग, अगर स्ट्रिंग जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है, टू व्हाट फ्रीक्वेंसीज विल इट रेजोनेट, वही दोबारा पिछला वाला सवाल, फ्रीक्वेंसीज बतानी है जिसपे रेजोनेट करेगी वो।
तो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द स्ट्रिंग फॉर ईच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिक्चर तो बुक में नहीं थी बट हम लोग इसको एक सॉल्व करेंगे। एस लैम्डा एन इक्वल्स टू 2L/n वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें पता है भाई कि लैम्डा एन यानी जो आपकी वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या उसका फॉर्मूला क्या है, 2L/n। n स्टैंड्स फॉर आपकी कितनी, आप किस हार्मोनिक पे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, तो n की जगह आपकी 1 2 3 4 5। तो हमने लैम्डा इक्वल्स टू 2 × 6/n, n की जगह पहले 1 लिखा तो दैट बिकम्स 12 मीटर, यानी आपकी फर्स्ट वेवलेंथ क्या बन गई, 12 मीटर की। ठीक है, लैम्डा 2 इज 2 × 6/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 मीटर आपकी लैम्डा सेकंड वेवलेंथ आ गई। लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2 × 6/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 × 2 4 मीटर। एंड लैम्डा 4 इक्वल्स टू 2 × 6/4 इक्वल्स टू 3 मीटर। 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, सिंपल मैथ से 3 मीटर आपका लैम्डा 4 हो गया। As the frequency nu n is given by nu n equals to speed upon wavelength। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड, द स्पीड अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, अब फर्स्ट हार्मोनिक में आपने स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड क्या है, स्पीड गिवन है 24 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, लैम्डा 1 कितना है, 12, क्योंकि हमने पहले लैम्डा 1 क्या निकाल लिया, 12 मीटर। तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई 2 हर्ट्ज की। सिमिलरली अब हम लैम्डा 2 यानी सेकंड हार्मोनिक निकाल रहे हैं, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस नीचे अब लैम्डा 2 आ जाएगा, यानी सेकंड वेवलेंथ आ जाएगी। सेकंड वेवलेंथ तो स्पीड 24/6 बिकम्स 4 हर्ट्ज। ठीक है, थर्ड फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन लैम्डा 3, स्पीड हो गई आपकी 24/4, 4 आपका वही लैम्डा 3 वेवलेंथ, तो ये बन गया आपका 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक बिकम्स 6 हर्ट्ज। न्यू 4 क्या है, v अपॉन लैम्डा 4। इसी तरह जिस तरह आप सब चलता, अब आपसे अगर ये फिफ्थ सिक्स जितने की मांगता तो आप सिर्फ लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 इस तरह करते। ठीक है, तो ये v अपॉन लैम्डा 4 इक्वल टू 24/3 विच बिकम्स 8 हर्ट्ज। नाउ एग्जाम्पल 8.8। अच्छा, एग्जाम्पल 8.8 क्या कह रही है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग 4 मीटर लॉन्ग रेजोनेट्स इन 4 सेगमेंट्स, नोट एट बोथ एंड्स। ठीक है, मतलब स्प्रिंग की जो लेंथ इन्होंने दी हुई है वो 4 मीटर है, उसकी लंबाई, और वो रेजोनेट कर रही है 4 सेगमेंट्स में। ठीक है, इन 4 सेगमेंट्स, नोट एट बोथ एंड्स, जिसके हर एंड्स पे नोड्स हैं। ठीक है, नोड्स आपको फिर से बता दूं क्या होते हैं। ठीक है, दीज आर योर नोड्स। ठीक है, ये आपके नोड्स हैं, एंड दिस इज योर एंटी नोड। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट और नोड्स आपके ये सेंटर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग सिस्टम ऑन द स्प्रिंग इज 20 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग सिस्टम की स्प्रिंग पे वो कितनी है, 20 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्प्रिंग, हमें सिर्फ निकालना है v यानी स्पीड वेव की स्प्रिंग में। एज द स्प्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 4 सेगमेंट्स यानी l इक्वल टू 2 लैम्डा, तो क्योंकि स्प्रिंग आपकी 4 सेगमेंट्स में वो कर रही है तो l इक्वल टू 2 लैम्डा आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा l/2 हो जाएगा क्योंकि 4 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो आपकी l हो गई 2 पाई होगी ना, क्योंकि देखिए 4 सेगमेंट्स का मतलब दिस इज लाइक दिस। ठीक है, 1 2 और 1 एंड देन दिस इज 2। ठीक है, तो 4 सेगमेंट्स हो गए। ये 1 2 3 और इस तरह ये 4, 2 पाई 2 पाई। ठीक है, ये इस तरह आपकी ये 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये इस तरह आपकी टोटल एल कितनी हो गई, 2 लैम्डा, ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, एक ये लैम्डा ये हो गई और एक लैम्डा आपकी ये हो गई, तो कितनी हो गई टोटल 2 लैम्डा। ठीक है, इसलिए एल कितनी हो गई टोटल हमारी 2 लैम्डा हो गई, इसलिए उन्होंने 2 लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो गया, अगर एक लैम्डा वेवलेंथ निकालना चाहे तो l/2 हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा 4/2 2 मीटर। ठीक है, अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज
फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज आपकी सॉरी स्पीड इज आपकी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। ये स्पीड का फॉर्मूला है, तो हमारे पास ये रहा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज, वेवलेंथ आपकी 2 है तो 40 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो गई। वी कैन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट फ्रॉम द इक्वेशन। अच्छा, अब हम यही चीज एग्जैक्टली यही चीज हम एक इक्वेशन से निकाल रहे हैं, वो है यही स्पीड का फॉर्मूला एन ओवर वी ओवर 2l। ये हार्मोनिक्स वाली है, ठीक है, जो हार्मोनिक की इक्वेशन थी। ठीक है, v इक्वल टू एन ओवर टू वी ओवर 2l, 2v इन 2 म्यू इंटू एल अपॉन एन, ठीक है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, 2 को उधर ले गए, ठीक है, 2 उधर ले गए, आपका n नीचे आ गया और l मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये बन गई, ठीक है। अब इसे इसमें की मिस्टेक हुई हुई है कि ये जो है ना आपकी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड देन दिस इज ऑल दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इन्होंने 2 से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराया, एल को भी मल्टीप्लाई कराया और एन को नीचे लिया है, तो आपके पास ये जो स्पीड है ना, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बुक में थोड़ा सा इसकी मिसप्रिंट है, ये आप देख लिएगा। तो स्पीड क्या आ गई, 2 इंटू 4 इंटू 20 अपॉन 4 विच बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। Thus the speed of the wave in the spring is 40 meter per second. Now, example 8.9. Example 8.9 says compute and compare the speed of the sound in the air and that in steel rod. अच्छा, इसमें कह रहे हैं भाई आप कंप्यूट करें, मतलब निकालें और कंपेयर करें साउंड की स्पीड एयर में और स्टील रॉड के अंदर, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ स्टील रॉड इज गिवन बाय। अच्छा, कोई भी स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव एक स्टील रॉड में, क्या उसका फॉर्मूला होता है, रो सॉरी स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा अपॉन रो, ठीक है। ये आपका एक स्पीड है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। नाउ वेयर वाई सॉरी दिस इज वाई, रो नहीं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इसमें रो जैसा दिख रहा है, सॉरी गैमा जैसा दिख रहा है, दिस इज वाई यंग्स मॉडुलस। एंड फॉर स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है, y इक्वल्स टू 20 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। y आपका यंग मॉडुलस है। नाउ डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी दी हुई है इन्होंने, 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। ये आपकी डेंसिटी ऑफ द स्टील भी दी हुई है, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जिसे कहते हैं, ठीक है, दिस इज द यंग्स मॉडुलस। तो v का फॉर्मूले में हमने सीधा सीधा एज इट इज चीजें पुट कर दी, 20 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आपकी यंग मॉडुलस की जगह रख दिया, रो की जगह आपने उसकी डेंसिटी रख दी, तो हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्टील रॉड आ गई 5.606 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, उसका फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका v इक्वल्स टू दिस इज योर सॉरी एक मिनट, दिस इज योर गैमा, ठीक है, ये आपका गैमा है एंड b अपॉन रो, b आपका बल्क मॉडुलस है, जो कि वैल्यूज की क्या गिवन है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। गैमा 1.41 है, कांस्टेंट है, फिक्स है, cp ओवर cv होता है ये गैमा 1.41। हमने सीधा सीधा इसके फॉर्मूले में सब चीजें सब्स्टिट्यूट की, प्लेस की और कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो हमारे पास जो v बना 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। नाउ एग्जांपल 8.10. Example 8.10 says compute the wavelength of the wave transmitted by a radio station that broadcasts on an assigned frequency of 1000 kilohertz. हमें वेवलेंथ निकालनी है उस वेव की जो कि एक रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है और ब्रॉडकास्ट हो रही है किस फ्रीक्वेंसी पे, 1000 किलोहर्ट्ज पे। ब्रॉडकास्ट मतलब वो आपके पास आ रही है किस फ्रीक्वेंसी पे, 1000 किलोहर्ट्ज पे, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक्लूडिंग लाइट, रेडियो वेव्स, टेलीविजन एक्सेट्रा ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इन लाइट, उसमें रेडियो वेव्स, उसमें टेलीविजन सब तमाम, ये कितनी स्पीड पर ट्रैवल करती हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 की स्पीड पे। विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बाय दिस फॉर्मूला, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, मतलब उनके फॉर्मूले में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले में देख लें, स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी जिसे न्यू कहते हैं, ये वेवलेंथ है आपकी, ठीक है। तो देयरफॉर लैम्डा, अब हमें क्योंकि वेवलेंथ निकालनी तो लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास स्पीड हो गया 3 टू 10 टू द पावर 8
जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज। लेकिन किलो में नहीं रख सकते, तो हमें इसको हर्ट्ज में करना है, तो 1000 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लें, या 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं, ठीक है। तो 1000 से 1000 मल्टीप्लाई किया तो 10⁻6 इसलिए आ गया नीचे, और ऊपर तो 3 × 10⁻8 रहा, तो हमने खैर सॉल्व किया से 300 मीटर आपकी लैम्डा आ गई, यानी वेवलेंथ। नाउ एग्जाम्पल 8.11, example 8.11 says a note of frequency 500 hertz is emitted from an ambulance। ठीक है, एक नोट यानी एक साउंड, नोट क्या है, एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक नोट वो एक साउंड का कंपोनेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, वो एमिट हो रही है एक एम्बुलेंस से, ठीक है। पार्ट ए कह रहा है, if the ambulance moves towards you at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, यानी अब ये डोपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब मूविंग हो रही है, आपका जो सोर्स है वो मूव कर रहा है। तो जो एम्बुलेंस मूव कर रही है स्पीड 60 किलोमीटर आवर्स की आपकी तरफ, यानी लिसनर की तरफ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी यू विल डिटेक्ट, यानी फ्रीक्वेंसी जो आप क्या डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट बी, आफ्टर द एम्बुलेंस पासेस अवे फ्रॉम यू इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जब एम्बुलेंस आपसे पास कर गई है, आपसे अब मूव अवे कर रही है, ठीक है, पास कर गई, तो अब उसकी उसकी स्पीड वही है 60 किलोमीटर पर आवर। तब आप क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये दो कंडीशन है, एक कमिंग टूवर्ड्स यू, सेकंड गोइंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। द स्पीड ऑफ एम्बुलेंस इज 60 किलोमीटर पर आवर, इन्होंने इसको पहले मीटर पर सेकंड में किया, कैसे, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर, अब मैं इसको पहले लिख लूँ 60 किलोमीटर पर आवर, आप इसको साथ साथ सॉल्व करते रहेगा अपने उसमें। अब ये 1 आवर है नीचे, ठीक है, इक्वल्स टू में, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, किसी बड़े से छोटे इसमें जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब 1 आवर से सेकंड्स में जाना है, ठीक है। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, और इसमें भी हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3600, सही है। बस इसका जो भी आंसर है कैलकुलेटर में रख के आपका 16.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो पार्ट ए शुरू करते हैं। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द स्टेशनरी लिसनर इज गिवन बाय इक्वेशन 8.37, मतलब वही आपकी कि जब लिसनर स्टेशनरी है और आपकी तरफ सोर्स आ रही है, आप फॉर्मूले पीछे देख लीजिएगा बुक में, आप याद रख लीजिएगा। तो उसका फॉर्मूला ये था कि न्यू लैम्डा, न्यू बार, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी जो है इसमें नई फ्रीक्वेंसी, तो न्यू बार इक्वल्स टू स्पीड इंटू न्यू अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। ये सोर्स की जो स्पीड से वो आ रही है, और ये v कौन सी स्पीड है, साउंड की अपनी, तो vs कितनी है 16.7, हमने अभी यहाँ से निकाली। v न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, जो अभी ये 340, जो यहाँ ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़। देयरफॉर हमने ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसके फॉर्मूले इक्वेशन में रख दी, ठीक है। तो 340 अपॉन 340 माइनस 16.7, हमारे पास आंसर क्या है, फिर 500 हर्ट्ज, सॉरी 525.8 हर्ट्ज, ठीक है। पार्ट बी क्या कह रहे हैं, व्हेन द एम्बुलेंस इज मूविंग अवे, अब पहले आ रही थी एम्बुलेंस करीब, अब मूव अवे कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय यू इज फॉर्मूला चेंज, ठीक है, हर्ट बाय यू। अब आपको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, जब वो दूर जा रही है तो फॉर्मूला चेंज हो गया, v इक्वल्स टू न्यू अपॉन v प्लस वी एस, पहले माइनस था क्योंकि दूर करीब आ रही थी तो माइनस, अब दूर जा रही है तो प्लस, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी। तो 340 अपॉन 340 प्लस 16.7 मल्टीप्लाई बाय 500 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज 476.6 हर्ट्ज। और ये फॉर्मूले से सेटिस्फाई हो गया कि जब करीब आती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तभी देखें ये 525.8 हर्ट्ज है, ठीक है, जो मैंने पहले समझाया था। अब देखें दूर जा रही है एम्बुलेंस, जब दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो जब दूर जाती है कोई चीज़ जिससे आवाज़ आ रही है आपको, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कम होगी, और करीब आ रही है तो ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, अब हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।